गेम ऑफ थ्रोन्स में हजारों लोग मारे गए, लेकिन असली बूचर सिर्फ एक था। ज्यादातर कैरेक्टर्स को ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है, लेकिन टाइवन लैनिस्टर को मिलता है सिर्फ एक कारकस। लोग कहते हैं ये टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे ग्रेट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, बट मैं मानता हूं कि ये 4 मिनट का सबसे बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक है। एक ऐसी विजुअल प्रोफेसी जिसने गेम्स ऑफ थ्रोन के एंड को सालों पहले ही लिख दिया। और सबसे जबरदस्त चीज कि इस सीन का सबसे बड़ा वेपन उसके डायलॉग्स नहीं है, उसकी खामोशी है। आज हम प्लॉट ऑर्बिट पर उन इनविजिबल लेयर्स को डाइसेक्ट करेंगे जो कि बुक में भी नहीं है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आप टाइवन लैनिस्टर को कभी पहले की तरह नहीं देख पाओगे। अब सबसे बड़ी चीज कि ये पूरा सीक्वेंस जॉर्ज आर एन मार्टिन ने कभी लिखा ही नहीं था। ये क्रिएट किया गया था बाय डेविड बेनियॉफ और डीबी विल्स, और शायद ये उनके सबसे पावरफुल मूवमेंट में से एक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझो, कैटलिन स्टार्क ने ट्रियन लैनिस्टर को कैप्चर कर लिया है, जेमी लैनिस्टर ने नेड स्टार्क के ऊपर हमला कर दिया, पूरा वेस्टरॉस जल रहा है, और यहाँ हमें मिलता है खामोशी। क्योंकि एक रियल प्रेडेटर को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। स्क्रीन पर अब आप जो देख रहे हो वो कोई एक्टिंग नहीं है। चार्ल्स डांस, ग्रेट एक्टर, ने उस दिन असली मरे हुए हिरन को स्कैन करना सीखा था। लेकिन असली डिटेल ये नहीं है। असली डिटेल ये है कि टाइवन लैनिस्टर किसी भी मूवमेंट को वेस्ट नहीं करता। हर कट, हर पॉज, हर ब्रेथ कैलकुलेटेड। और इसी बीच एक और चीज होती है जो ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते, वो जेमी की तरफ प्रॉपरली देखता ही नहीं। Lion doesn't concern himself with the opinions of a sheep. क्यों? क्योंकि उसके लिए टेबल पे पड़ा हुआ हिरन और सामने खड़ा हुआ बेटा दोनों सिर्फ एक रॉ मटेरियल है, एक खाने के लिए, दूसरा लेगेसी के लिए। अब इस सीन में सिंबोलिज्म को समझो। टेबल पे वो मरा पड़ा हुआ हिरन कोई रैंडम नहीं है, वो हाउस बराथियन का सिजल है। मतलब एक लॉयन किंग के सिंबल को बड़े इत्मीनान से डिसमेंटल कर रहा है। इसलिए ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक साइलेंट डिक्लेरेशन है कि पावर थ्रोन पे नहीं बैठी है, पावर उसके पीछे बैठी है और उसे धीरे धीरे खा रही है। अब जेमी लैनिस्टर को देखो, किंग्सलेयर, कॉन्फिडेंट, फियरलेस, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बेटा जो अपने बाप से वैलिडेशन मांग रहा है। जब वो नेड स्टार्क की बात करता है वो अप्रूवल एक्सपेक्ट करता है, लेकिन टिपिकल टाइवन वो एक ही सवाल पे सब तोड़ देता है, और यहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। टाइवन के लिए दुनिया बड़ी सिंपल है, या तो वॉर मत करो, और अगर करो तो उसे खत्म करो, क्योंकि हाफ मेजर्स मतलब वीकनेस। और वो जानता है कि जेमी ने नेड को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो स्ट्रांग था, बल्कि क्योंकि वो केयर करता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। और टाइवन की दुनिया में शिप की ओपिनियन मैटर करना मतलब लेगेसी के लिए डेथ सेंटेंस है। अब सवाल आता है कि टाइवन ऐसा क्यों है, तो जवाब आता है टाइटोस लैनिस्टर, एक अच्छा आदमी लेकिन कमजोर। लोग उसे कहते थे टूथलेस लायन, और उसी दिन से टाइवन ये समझ जाता है कि फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लव। बिल्कुल जैसे निकोलो ने कहा था कि डर ज्यादा रिलायबल है, लेकिन यहाँ पे एक फ्लॉ भी है। डर कंट्रोल तो देता है, लेकिन साथ में रिबेलियन भी पैदा करता है। और फिर आता है वो मोमेंट जहाँ पे टाइवन सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करता, वो जेमी की पूरी आइडेंटिटी को डिसमेंटल करके रख देता है। सरफेस पे बस ये सिर्फ एक इंसल्ट लगती है, लेकिन इसके पीछे का असली मतलब कुछ और है। टाइवन पहले जेमी को उसकी ब्लेसिंग से याद दिलाता है। बाद में सिर्फ एक लाइन से सब कुछ कोलैप्स। सिर्फ ये एक बेइज्जती नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है ब्रेक एंड रीबिल्ड की। वो जेमी को ये फील कराता है कि उसकी पूरी लाइफ, उसकी चॉइस, उसका ऑनर मीनिंगलेस थे। और जब इंसान को ये लगने लगता है उसकी पूरी आइडेंटिटी ही फेक है, तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। और अगर आपने गौर किया होगा तो ठीक इस सीन के बाद वो कैटलिन स्टार्क का प्रिजनर बन के रहता है पूरे 1 साल के लिए। खैर, ये वही मोमेंट है जहां पे टाइवन एंट्री लेता है, नॉट एज ए फादर, एज ए स्कल्पचर। वो उसे तोड़ता है ताकि वो उसे अपने हिसाब से बना सके। टाइवन सोचता है कि वो सब कंट्रोल करता है, अपने बच्चों को, वॉर को, डेस्टिनी को, लेकिन सच, पावर का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि आप कंट्रोल में हो, जबकि असल में आप सिर्फ रिएक्शन कंट्रोल करते हो। उसने जेमी लैनिस्टर को तोड़ने की कोशिश की, ट्रियन लैनिस्टर को इग्नोर किया। अब यहाँ पे आयरनी देखो, जिस बेटे को उसने डस्ट समझा, वेस्ट समझा, वही उसकी मौत का कारण बना। और जो आदमी खुद को बूचर समझता था, अंत में वो खुद एक पीस ऑफ मीट बन के रह गया। सबसे पावरफुल डिटेल पूरे सीन में, वो जेमी की तरफ तब तक नहीं देखता जब तक वो उसे पूरी तरीके से तोड़ नहीं देता। इसलिए तो ये सीन सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करता,
ये एक पावर का ब्लूप्रिंट एक्सपोज करता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो एम्पायर बनाता भी है और उसे आखिरी में डिस्ट्रॉय भी कर देता है। हर फ्रेम के पीछे एक कारण जरूर होता है। अगर आप भी उस कारण की गहराई तक जाना चाहते हैं, देन वेलकम टू प्लॉट ऑर्बिट। जॉइन द सर्कल, स्टे इन द ऑर्बिट।